हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन IQ। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा था क्लास 10 साइंस का। और चैप्टर नंबर 3 का नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। और अपन उसमें काफी सब कुछ बेसिक देख लिया था। बेसिक मतलब अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से काफी सब कुछ देखा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या क्या होती है ना। एक बार अपन हेडिंग पुट कर लेते हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो चैप्टर चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये अपन का चैप्टर चल रहा है। ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अपन ने काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी मेटल्स की? तो अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिव इन नेचर होता है। सेकंड अपन ने लस्टर देखा था। थर्ड देखा था डक्टिलिटी। फोर्थ देखा था मेलेबिलिटी। फिफ्थ देखा था जनरली मेटल जो होता है वो हार्ड होता है ना। जनरली वो हार्ड होते हैं। तो हार्ड होते हैं ये। और इनमें सब कुछ में क्या क्या था? जैसे कंडक्टिविटी थी तो इसमें कुछ वन वर्ड थे कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है मेटल का। तो बेस्ट अपन ने पढ़ा था कि जो सिल्वर और कॉपर होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं। और कुछ बैड भी होते हैं। बैड जो थे उसके एग्जाम्पल कौन थे? तो लेड और मर्क्यूरी। फिर लस्टर। लस्टर सारे मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं। पर ऐसे एक्सेप्शन होते हैं जो लस्टर वाले भी होते हैं। जैसे नॉन मेटल है आयोडीन। पर आयोडीन जो होता है वो लस्टरस होता है ना। तो ये आयोडीन जो है वो एक नॉन मेटल है पर वो लस्टर वाली प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है ना। तो ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आता है। फिर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब वायर की फॉर्म में चेंज होने वाले। और जो मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है वो कौन होता था? तो वो होता था गोल्ड। फिर मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब अगर उसको अपन बीट करेंगे तो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो मेलेबिलिटी वो होती थी। मोस्ट डक्टाइल जो होता है वो जनरली गोल्ड ही होता है। फिर फिफ्थ आता है हार्डनेस पे। जनरली सारे मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते थे। ठीक है। अगर अपन रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पर वापस से कुछ एक्सेप्शन थे। एक्सेप्शन कौन था? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। वो मर्क्यूरी स्टेट जो स्टेट है उसकी वो लिक्विड होती थी। तो इसमें एक्सेप्शन था Hg। मर्क्यूरी जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो मैंने ये सब पढ़ा था। अपन अब पढ़ेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है? तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है जो जनरली मेटल्स होता है ना उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं वे जनरली है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है किस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगा। जैसे मैंने आइस क्यूब लिया, उसको जैसे ही मैंने मेल्ट करा तो आइस क्यूब मेल्ट होना कब, मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज होना कब स्टार्ट हो जाता है? तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टार्ट हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो वैसे ही अगर मैं कोई मेटल ले रहा हूँ, मेटल मैंने मान लो मैंने आयरन लिया, ये आयरन की रॉड ली। अब इसको मैं मेल्ट करवा रहा हूँ तो ये मेल्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। ये 0 डिग्री सेल्सियस पे कहीं से भी नहीं होगा। इसको बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो ये कितने टेम्परेचर पे होगा? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई है, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। तो उसके बाद जाके ये मेल्ट होता है। तो जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमेशा हाई होता है ना। 500 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। ठीक है। तो ये हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं। पर फिर से इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कौन है? एक है गैलियम और एक है सीजियम। तो गैलियम और सीजियम जो है वो ऐसे एक्सेप्शन है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो है। जैसे अपन जो है ह्यूमन बीइंग होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो अपन का एटमॉस्फेयर से जो टेम्परेचर होता है अपन का वो थोड़ा गर्म होता है। एटमॉस्फेयर से जो अपन कंपेयर करेंगे तो अपन ज्यादा गर्म होते हैं क्योंकि अपन वार्म ब्लडेड है। तो वैसे ही जैसे मैं मान लेता हूँ ये गैलियम का मेटल है, रूम टेम्परेचर पे रख रहा हूँ तो ये मेल्ट नहीं हो रहा। पर जैसे ही मैं इसको हाथ पे रखा ना तो मेरे हाथ की जो गर्मी थी उसकी वजह से ये मेल्ट हो गया, है ना। तो उसको मैं सॉफ्ट, मतलब इतने इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना लो है, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा भी ज्यादा बढ़ेगा, मतलब पॉइंटों में भी बढ़ रहा है तो भी वो मेल्ट हो रहा है। तो गैलियम और सीजियम जो होता है उनका होता है बहुत ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट। दे विल मेल्ट व्हेन वी विल पुट व्हेन वी विल पुट ऊपर कर दो थोड़ा। दे विल मेल्ट, मीट लिखा है, मेल्ट लिखना था। दे विल मेल्ट व्हेन विल पुट
देम ऑन आवर पाम। ठीक है, अपन के हाथ की हथेली पे भी रखेंगे ना तो भी वो मेल्ट हो जाएंगे, इतना मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो दे विल मेल्ट व्हेन वी विल पुट देम ऑन आवर पाम। ठीक है, तो ये पूरा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, कोई भी मेटल्स होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट के भी होते हैं, जैसे गैलियम और सीजियम। तो आपको इससे रिलेटेड फिर वन वर्ड्स पूछेंगे कि एग्जाम्पल दो जिसके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, तो आप बताओगे हाँ गैलियम और सीजियम होते हैं। एग्जाम्पल दो जो नॉन मेटल है पर लश्चरस है, तो आयोडीन होता है। और एग्जाम्पल दो जो मतलब मेटल है पर अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो आप एग्जाम्पल दोगे लेड और मर्क्यूरी का। तो ये सब ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो अपन को ये पूरा पता चल गया। तो अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारी देखी। अब यही सारी प्रॉपर्टीज जो होती है उनका रिवर्स कर दो तो वो नॉन मेटल है। जैसे लश्चरस बोला अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की, जैसे अपन प्रॉपर्टी देखते ही रहते हैं, है ना। अपन ने क्या बोला, लश्चरस है, लश्चरस है, पर अगर इसका अपन उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, नॉन लश्चरस। तो सारे नॉन मेटल क्या होता है, नॉन लश्चरस, उसमें किसी में भी शाइन नहीं होती है। फिर अपन ने बोला कंडक्टिविटी, तो उसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। तो जो सारे नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं इंसुलेटर, तो वो भी हट गया। फिर डक्टिलिटी, तो सारे नॉन मेटल क्या होंगे, नॉन डक्टाइल, उनको खींचोगे तो ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका उल्टा हो गया। मेलिएबिलिटी, सारे नॉन मेलिएबल, उसको आप हैमर से अटैक करोगे तो वो थिन शीट्स में नहीं, वो ब्रेक होने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। और फिर हार्डनेस, जनरली जनरली क्या होता है कि जो सारे नॉन मेटल्स होते हैं, जनरली ऐसे यहीं से बना लेते हैं नॉन मेटल का ब्लॉक। वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो या तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सारे नॉन मेटल्स, या फिर वो एग्जिस्ट करते हैं गैसेस की फॉर्म में। ठीक है, जो भी गैसेस है वो नॉन मेटल्स की गैसेस है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या है, ये नॉन मेटल्स की गैसेस है। तो जनरली वो सॉलिड या गैसेस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। पर वापस एक्सेप्शन है कि एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, उसका नाम है ब्रोमीन, है ना। ब्रोमीन ऐसा है जो एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, और वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे अपन ने एक्सेप्शन पढ़ लिए कि एक्सेप्शन क्या क्या होते थे। और कंडक्टिविटी में भी एक और चीज, कंडक्टिविटी वो हमेशा इंसुलेटर ही होंगे, पर फिर से एक एक्सेप्शन है कि नॉन मेटल एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कंडक्टिव होता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, तो नॉन मेटल, ऐसा नॉन मेटल जो कंडक्टिव होता है। जनरली तो वो इंसुलेटर ही होता है, पर एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कंडक्टिव है, उसका नाम होता है कार्बन का एलोट्रोप। जैसे कार्बन होता है ना, जैसे मान लेते हैं कार्बन है, तो अपन को कार्बन ऐसा दिखता है, पर कार्बन, मैंने डायमंड लिया तो वो भी कार्बन के आइटम से बना हुआ, फिर मैंने कोल लिया तो वो भी कार्बन के आइटम से बना हुआ है, और फिर मैंने एक दूसरा स्ट्रक्चर लिया वो भी कार्बन के आइटम से ही बना हुआ है, पर सबके अपीयरेंस बिल्कुल अलग अलग थे। जैसे मैं ऐसे सोचूंगा ना कि कार्बन का है तो सारे कार्बन के ऐसे ही दिखते होंगे, पर ऐसे ऐसे नहीं दिखते हैं, वो सब अलग अलग दिखते हैं। तो ऐसा जो होता है ना, एटम तो सेम ही है पर उसके अपीयरेंस सब में अलग अलग है, उनका स्ट्रक्चर सब में डिफरेंट डिफरेंट है, उसको बोलते हैं एलोट्रोप, है ना। तो अपन को एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ने पड़ेंगे, पर वो इस चैप्टर का नहीं है, वो अपन जब चैप्टर नंबर 4 कर रहे होंगे ना, चैप्टर नंबर 4, हाँ, उसमें आएगा। ठीक है, कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स होते हैं, कार्बन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड भी कार्बन का बना हुआ है, कोल भी कार्बन का बना हुआ है, पर दोनों की अपीयरेंस बिल्कुल अलग है, तो ऐसी चीजों को अपन बोलते हैं एलोट्रोप। तो वैसे ही एक एलोट्रोप है कार्बन का ग्रेफाइट। ठीक है, जैसे पेंसिल का अंट होता है ना, जो वो जो एक तरीके से वो ग्रेफाइट ही है। तो पेंसिल का जो अंट होता है वो ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, और वो जो ग्रेफाइट है वो मेनली एक तरीके से कार्बन ही है, और अगर वो कार्बन है तो वो नॉन मेटल है, पर नॉन मेटल होते हुए भी वो कंडक्टिव है। तो ग्रेफाइट का अपन को ध्यान रखना है कि वो एक नॉन मेटल कार्बन का है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, और एलोट्रोप का नाम है ग्रेफाइट। ठीक है, और वो कंडक्टिव होता है इन नेचर में। ठीक है, तो अपन को पता चला कि नॉन मेटल सारे ही इंसुलेटर हैं, पर एक एक्सेप्शन है, कौन, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या होता है, वो होता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और एलोट्रोप क्या होता है, अलग अलग रूप। ठीक है, एक एटम के अलग अलग रूप होता है और अलग अलग फेसेस होता है, उसको अपन बोलेंगे एलोट्रोप। तो उसमें ये अपन को पूरा आ गया कि एलोट्रोप जो होते हैं वो हाँ एग्जिस्ट करते हैं, और कार्बन का एक एलोट्रोप ऐसा है जो कंडक्टिव भी होता है। तो अपन ने पूरी जब पढ़ी, पूरी अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करी, पर अपन को पता चला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो अपन चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने सोचा कि मैं कोई दो चीजें देंगे, दो सैंपल देंगे, उसमें से एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करूंगा, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैच नहीं होगा उसको मैं मेटल में रखूंगा,
और जो फिजिकल प्रॉपर्टी से मैच हो रहा होगा उसको मैं नॉन मेटल में रखूंगा, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने उसकी सबसे पहले चेक करा कंडक्टिव है कि नहीं, और मुझे सैंपल किसका मिला, जैसे ये एक सैंपल है ए, एक सैंपल है बी, और इनमें से मुझे क्लासीफाई करना है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। दोनों में से एक मेटल है एक नॉन मेटल है, ठीक है। तो मैंने ए बोला, जो ए है ना वो है ग्रेफाइट, और जो बी है वो है मर्क्यूरी। वैसे अपन को पता है कि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल, तो ये नॉन मेटल है और ये जो है वो मेटल ही है। तो अपन क्या सोचेंगे, अपन को अभी ये नहीं पता, जैसे ये तो अपन को पता है कि ग्रेफाइट नॉन मेटल है और ये, पर अपन ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें अपन बिल्कुल ब्लैंक है, अपन को नहीं पता है कि ए सैंपल में क्या है, बी सैंपल में क्या है। तो अपन ने क्या सोचा कि इसको कंडक्टिव करवा के देखते हैं, अगर ये कंडक्ट कर लेगा तो अपन रख देंगे मेटल में, और अगर कंडक्टिव नहीं होगा तो उसको रख देंगे नॉन मेटल में, क्योंकि अपन ने यही तो पढ़ा कि मेटल्स कंडक्टिव इन नेचर होता है और नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं। तो जो कंडक्ट कर लेगा उसको अपन रख देंगे मेटल में, और जो कंडक्ट नहीं करेगा उसको रखेंगे नॉन मेटल में। पर अपन की थ्योरी बिल्कुल गलत होगी। क्यों होगी? क्योंकि ग्रेफाइट ने भी कंडक्ट करा और मर्क्यूरी ने भी कंडक्ट करा, तो अपन कैसे चेंज करेंगे? अपन दूसरी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी में ऐसा मान लिया कि एक्सेप्शन आ गया और फिर से वापस वो प्रॉपर्टी दोनों में एग्जिबिट हो रही थी, तो अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से दोनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना। तो अपन को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ और प्रॉपर्टीज पे जाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करने के लिए। तो अलग अलग करने के लिए फिर अपन को जाना पड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़नी ही थी, है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो पूरी फुलफिल नहीं कर पाई सारी रिक्वायरमेंट्स को, काफी सब कुछ सही सी होता है, बस अपन को केमिस्ट्री का चैप्टर बढ़ाना था, तो अपन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब उससे पहले थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। मेटल्स के अंदर जो एटम्स होते हैं ना उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख रहे हैं अपन। तो कोई भी सोचो कि कोई भी अपन ने ले लिया, जैसे अपन को देखना है कि कोई भी चीज का स्ट्रक्चर देखना है, वो मेटल होना चाहिए। तो मैंने लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम अपन देखते हैं मेटल होता है बहुत सारा, एक तरीके से एक बहुत सा एटम है और बहुत अच्छा मेटल भी है एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका सिंबल होता है Al। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है तो अपन गिन लेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कितने बार है? 13 पे। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 13। एटॉमिक नंबर 13। अब इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? जितना उसका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर है 13, उसका मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 13। और प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन जितने उसके अंदर एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 13। वैसे दोनों न्यूट्रल होता है ना, जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, दोनों बराबर हो गए, ठीक है। 13 और 13 दोनों आ गए। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो बीच में होते हैं सारे न्यूक्लियस के अंदर सारे प्रोटॉन, तो 13 के 13 प्रोटॉन्स तो आ गए यहाँ पे, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, सारे के सारे यहाँ आ गए। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं शेल में, ऐसे शेल होते हैं, ऐसे और भी शेल होता है, थर्ड शेल होगा, सेकंड शेल होगा, ऐसे बहुत सारे शेल होंगे, ठीक है। तो अपन को कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं? तो अपन को इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 13, और प्रोटॉन भी फिल करने थे 13। प्रोटॉन तो अपन फिल कर चुके हैं, अपन को अब इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट शेल में कितने आ सकते हैं, कितने मतलब मैक्सिमम आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। 2n²। n का मतलब होता है कौन सा नंबर ऑफ शेल की बात हो रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट शेल की बात हो रही है, तो n की जगह पे क्या लिखोगे? 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो मतलब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2। तो अपन ने 2 फिल कर दिए, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। हमारे यहाँ पे मकोड़े भी आ जाते हैं बोर्ड पे, एक मिनट ना हटा देता है। चलो ठीक है, तो मैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, एक इधर और एक इधर। अब आते हैं अपन सेकंड शेल पे। सेकंड शेल पे क्योंकि फर्स्ट शेल की तो मैक्सिमम लिमिट ही 2 की आ रही थी ना, तो अपन 2 ही फिल कर सकते थे, पर अभी अपन को 13 फिल करना है, तो अपन ने 2 ही फिल करना है, तो इसका मतलब 11 बाकी है। तो अपन आते हैं सेकंड वाले पे, यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और n की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। इसको हटाओ,
तो ये हो गया 2 और n की जगह पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा 8, तो उसका मतलब सेकंड सेल में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं 8, तो ये आ गए 8, 3 4 5 6 7 8। अब ये भी अपने फिल कर दिया, अब आते हैं थर्ड सेल पे, थर्ड सेल पे आते हैं, ठीक है। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितना आ सकते हैं, तो अपन क्या करेंगे n की जगह पे 3 रख देंगे, तो ये हटा 2 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। थर्ड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गई, बोहर और बरी का एक मेथड आया, बोहर और बरी एक साइंटिस्ट थे, मतलब 2 जने, और उन्होंने क्या बोला कि 10th वालों तुम आउटर मोस्ट सेल में 8 ही रखना बहुत है, ठीक है। पर 11th में जाके बहुत सारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि एसपीडीएफ ब्लॉक आ जाएंगे, सब एटॉमिक ब्लॉक्स और ये सब आएंगे। पर अभी अपन को क्या याद रखना है कि मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, पर जो थर्ड सेल होगा ना वो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, वो 8 ही लेगा, ठीक है। 8 में वो स्टेबल हो जाता है, तो उसको ज्यादा की जरूरत ही नहीं है, वो 8 में ही स्टेबल हो रहा है, तो वो थर्ड वाला सेल क्या चाहेगा कि उसके पास में 8 ही रहे। तो अपन को पता चला कि फर्स्ट सेल में कितने आ सकते थे 2, सेकेंड सेल में कितने आ सकते हैं 8, और थर्ड सेल में इसके हिसाब से तो अपन सोच रहे हैं 18 है, पर बोहर और बरी ने बोला 8 आ जाओगे तो भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अपन थर्ड सेल में कितने बढ़ना चाहते हैं 8, ठीक है। हर बार याद रखना अपन को थर्ड सेल में कितने रखने होते हैं, 8 ही रखने होते हैं। आ तो 18 सकते हैं, पर अपन को 8 ही फिल करने हैं, ठीक है। तो अपन फिल कर चुके थे 2, फिर इसमें 8, तो अपन टोटल फिल कर चुके हैं 10, बाकी बढ़ने कितने, 3 तो बढ़ना, तो थर्ड सेल में अपन रख देंगे 3 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। 3 अपन ने फिल कर दिया। अब देखो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, आउटर मोस्ट पूरा फुलफिल्ड हो या फिर आउटर मोस्ट पूरा खाली हो। तो आउटर मोस्ट फुलफिल्ड होने के लिए क्या है, थर्ड सेल है, और थर्ड सेल में बोहर और बरी ने क्या बोला 8 आ जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा। तो अगर आउटर मोस्ट सेल फुलफिल्ड होना है तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 5 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर क्या करे इन 3 को छोड़ दे तो पूरा खाली हो जाएगा। तो इसको ये करना होगा, या तो ये 8 पूरे कंप्लीट करवा दे, या फिर ये पूरे शेल जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है सबको छोड़ दे, आउटर मोस्ट वाले को ही छोड़ना है, ठीक है। तो ये 3 को छोड़ना ज्यादा इजी समझेगा ना, 5 को लेना और 3 को छोड़ने में ज्यादा इजी कौन है, 3 को छोड़ना। तो ये 3 को छोड़ देगा, 3 को छोड़ेगा, तो तब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन गिनना, जब ये 3 को छोड़ देगा, तो 3 को छोड़ देगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे इसके पास में, 2 ये और 8 वो, तो टोटल हो गए 10। और प्रोटॉन कितने हो गए, तो प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही है ना, प्रोटॉन तो अभी भी 13 है, क्योंकि वो तो अभी यहाँ पे ही पड़ा है। तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, प्रोटॉन 13 हो गए, अब ये स्टेबल हो गया है ना, क्योंकि इसने 3 को छोड़ दिया, अब ये स्टेबल है। अब वो 3 गए कहाँ, जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा आके, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ऑक्सीजन को 2 की जरूरत होती है, वो स्टेबल हो जाता है, तो 2 उसने ले लिया, एक किसी और ने ले लिया, तो ऐसे कुछ हुआ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बना अपन का। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन ज्यादा है, तो अपन को सिंपल से दिख रही है कि प्रोटॉन ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर साइन क्या आएगा, An और 3+, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर साइन क्या है 3+, और ये इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हुआ है ना, इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है। तो अपन कोई भी एटम बनाएंगे ना स्ट्रक्चर जिसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद में स्टेबल हो रहा है, उसको अपन कंसिडर करेंगे मेटल, ठीक है। उनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तभी तो कंडक्टिव होते हैं वो। तो यहाँ से अपन ने डिसाइड करा कि जो मेटल्स होते हैं ना, उसको अपन बोल देते हैं, मेटल्स जो होते हैं ना आर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, उनको फ्री पड़े हैं, उनको देने हैं कहीं ना कहीं, तो फ्री होंगे उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होंगे, उनको कहीं ना कहीं देने हैं, और दे है पॉजिटिव वैलेंसी, ठीक है। पॉजिटिव वैलेंसी कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन अपन डोनेट कर देते हैं, और डोनेट कर देंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो अपन डोनेट कर रहे हैं, और उसकी वजह से उनके पास में पॉजिटिव वैलेंसी आती है। तो अपन यहाँ पे देखा ही है कि एयर के ऊपर क्या आया था 3+, तो तभी यहाँ से आप डिसाइड करना, कोई भी स्ट्रक्चर बनाना और वैलेंसी अगर पॉजिटिव आ रही है तो समझ जाना कि वो जो एटम है वो मेटल है, ठीक है, क्योंकि वैलेंसी पॉजिटिव आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन्स एफिशिएंट था, उसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करा, तो ये पूरा होता है, ठीक है। तो अपन को पूरा आ गया। अब अपन देखते हैं कोई और एग्जांपल ले लो। मैंने ले लिया क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और एटॉमिक नंबर होता है 17।
आपके कोर्स में 20 तक है, 20 तक आपको लर्न रखने पड़ेंगे, ठीक है। और बाकियों की वैलेंसी आपको वैसे भी लर्न रखनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से अपन वैलेंसी निकाल सकते हैं, जैसे अपन ऐसे बोलते हैं ना कि किसी भी चीज़ की 20 तक में अपन आराम से वैलेंसी निकाल देंगे, पर अपन को दे दिया आयरन, तो आयरन की वैलेंसी कैसे निकालोगे? आयरन जो आ रहा है, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक है ना, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक 30, 29, 20, 27, 26 पे आ रहा है, तो अपन के कोर्स में तो 20 तक ही है, तो आपको 26 वाले का कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? तो अपन को वो बनाना नहीं है, अपन को उसकी वैलेंसी याद रखनी होती है, ठीक है। तो आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इसकी आपको वैलेंसी डायरेक्टली याद रखनी होगी, इसका स्ट्रक्चर या नंबर याद नहीं रखना है। तो वैलेंसी कैसे याद रखोगे? तो फिर क्या करना, 9th क्लास वाली बुक वापस से खोलना। 9th क्लास की बुक में एटम एंड मॉलिक्यूल नाम का चैप्टर है, ठीक है। एटम एंड मॉलिक्यूल नाम का चैप्टर है, उसमें एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल में यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन लिखे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे एटम्स की वैलेंसीज लिखी हुई है। वो बस टेबल अगर अपन को पता है तो अपन का 10th का कोर्स पूरा है वैलेंसी के हिसाब से, है ना। तो वहां से आप पूछ सकते, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस पार्ट को हटा देते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। अपन आते हैं क्लोरीन के स्ट्रक्चर पे। क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, 20 नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लोरीन के अंदर 17 है, उसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे 17, और उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन भी होंगे 17। तो अपन इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। कैसे बनाएंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर? तो वही, पहले तो अपन बना देंगे न्यूक्लियस, ये आ गया इसके पास में 17 के 17 प्रोटॉन। फिर फर्स्ट शेल बनाएंगे, सेकंड शेल बनाएंगे। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम, एक मिनट था, बजाया था क्या? बुला रहा नहीं हो? मेरे को लगा बजाया किसी ने, मेरे को लगा बजाया किसी ने मेरे को लगा किसी ने बजाया, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 17 है और प्रोटॉन 17 है, इसका स्ट्रक्चर बनाना। तो फर्स्ट शेल में कितना आएंगे? तो फर्स्ट शेल में कितना आएंगे? तो 2 आएंगे, ये अपन ने 2 फिल कर दिया। फिर सेकंड शेल में आता है, तो सेकंड शेल में क्या होगा? सेकंड शेल में अपन निकाल चुके हैं 2n² वाले फॉर्मूले से, मैक्सिमम कितना आ सकता है? 8 आ सकता है, तो अपन को 8 फिल करनी है। तो ये 8। अब आता है थर्ड शेल पे। तो थर्ड शेल जो है, थर्ड शेल का मतलब क्या होता है? अपन ने बॉर और बरी के हिसाब से देखा है कि मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, है ना, थर्ड शेल में। तो मैक्सिमम 8 आने से अपन को फिल कितने करना है? अपन ने 10 तो फिल कर दिया है, तो बाकी कितने बच रहे हैं? 7 ही बच रहे हैं, तो अपन 7 फिल कर देंगे। ये आ गए 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया क्लोरीन का। अब इसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के लिए क्या करना होगा? आउटर मोस्ट में या तो ये 8 ले ले, या फिर पूरा खाली करवा दे। तो 8 लेने के लिए क्या करना है? इसके पास में 7 तो है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा अगर ये, तो ये स्टेबल हो जाएगा। और या फिर ये साथ के साथ को छोड़ दे, तो ज्यादा इजी क्या रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ज्यादा इजी रहेगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इससे अपन को क्या पता चल रहा है? इसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है इसके पास, है ना। और जो भी एटम्स के पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है ना, उनको अपन किस में कंसीडर करते हैं? नॉन मेटल में। तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। ये एक नॉन मेटल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, पूरा इसकी वजह से ये स्ट्रक्चर है। वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी क्लोरीन है, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। कितने गेन करें? एक गेन करें, तो ये आ गया 1 माइनस, तो क्लोरीन के ऊपर लगेगा 1 माइनस का, ठीक है। तो जो भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है और उनकी जो वैलेंसी होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। तो कोई भी आपको ऐसे ही बोले, जैसे मैंने बोला O2 माइनस, ठीक है, तो ये मेटल है कि नॉन मेटल है? तो अपन को डायरेक्टली पता चल रहा है O2 माइनस है, तो ये नेगेटिव वैलेंसी वाला है। नेगेटिव वैलेंसी वाला किस में आता है? नॉन मेटल में, क्योंकि इनके पास में डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की। तो बस यहाँ से अपन क्लासीफाई कर लेंगे कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार लिख देते हैं।
ठीक है। तो नॉन मेटल्स का अपन को पूरा पता चल गया क्या क्या है कि नॉन मेटल्स जनरली हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी होती है, और सेकंड दे हैव नेगेटिव वैलेंसी। यहाँ तो इनके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं उनकी नेगेटिव वैलेंसी होगी। तो अपन को अगर कोई भी नंबर के एटॉमिक नंबर देता है, जैसे अपन 20 तक में सबको क्लासीफाई कर सकते हैं कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, क्योंकि 20 तक तो अपन को नंबर याद है, सबके स्ट्रक्चर बनाएंगे और देख लेंगे जिसमें डेफिशिएंसी है वो तो हो जाएगा नॉन मेटल, और जिसमें एफिशिएंसी मतलब जिसके पास में एक्स्ट्रा पड़े वो रख देंगे अपन मेटल में। तो अपन ने 20 तक में से किसी को भी ले लो, अपन इजीली पहचान लेंगे। ठीक है। अब 20 तक में कोई कोई ऐसा भी आएगा जिसको किसी की जरूरत नहीं है, तो उसको बोलते हैं अपन इनर्ट गैसेस, है ना। इनर्ट गैसेस जो स्टेबल होती है, जैसे एग्जांपल आर्गन, ARGON। ठीक है, ये होती है आर्गन। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 18। इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो क्या होगा। फर्स्ट शेल में फर्स्ट मतलब न्यूक्लियस बोल रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन आ गए। फिर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितना आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं, और थर्ड शेल में आ गए 8, है ना। तो अब ये कितना हो गया 2 + 8 + 8, तो कितने हो गए 18। 18 अगर हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर मैंने पूरा बना दिया, और बोहर और बरी के हिसाब से आउटर मोस्ट में 8 ही होने चाहिए थे, और उसके पास में 8 है, तो ये स्टेबल ही है। इसको ना तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ये एकदम पहले से ही स्टेबल है, इसको कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं इनर्ट गैसेस। ठीक है। और इनर्ट गैसेस जो होती है ना, उसको अपन मेटल या नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे, तो कोई भी इनर्ट गैस होगी वो हमेशा ही नॉन मेटल होगी, क्योंकि वो गैसियस स्टेट वाली है। तो आप इसको डायरेक्टली बोल देना ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, सारी इनर्ट गैसेस क्या होती है नॉन मेटल होती है। तो अपन को ये भी पता चल गया कि अगर किसी को जरूरत नहीं है, एफिशिएंसी भी नहीं है, डेफिशिएंसी भी नहीं है, वो इक्वली है, तो उसको किस में रखेंगे, उसको आप रखोगे नॉन मेटल। ठीक है। तो अपन 20 तक में कहीं से भी कोई भी पूछ लेंगे तो अपन को सब कुछ आ जाएगा। चलो अब अपन आते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक है अपन का, एक एक्स्ट्रा स्लाइड पड़ी क्या, मेन टॉपिक अपन को मेन, अभी अपन को मेन क्या क्या पता चल गया वो डिस्कस कर लेते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या क्या होता था, फिजिकल प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करी, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शन थे, सारे एक्सेप्शंस भी देखे। फिर अपन ने देखा कि स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर बना के कैसे डिसाइड करेंगे कि मेटल है कि नॉन मेटल है। तो स्ट्रक्चर बना के भी अपन ने देखा कि जिनकी पॉजिटिव वैलेंसीज आएगी वो होंगे मेटल, और जिनकी नेगेटिव वैलेंसीज आएगी वो होंगे नॉन मेटल। और अब अपन क्या करेंगे, अब अपन पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बस स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो मैंने सबसे पहले लिया, कोई भी ले लिया, जैसे कोई भी मेटल होना चाहिए वो। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं कि मेटल को अगर बर्न करेंगे ना तो क्या होगा। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, मेटल को बर्न कर रहे हैं, और कोई भी चीज बर्न होती है तो किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मेटल ले रहा हूँ और मेटल को मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने बर्न करा, मतलब उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिली मेटल ऑक्साइड, एक ही प्रोडक्ट मिला। तो ये पूरा रिएक्शन हुआ अगर मैं मेटल को बर्न करता हूँ ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मिली। अब मेटल ऑक्साइड मिल गई, इस मेटल ऑक्साइड को मैंने क्या किया, लिटमस पेपर पे टेस्ट करा। मेटल ऑक्साइड को लिया मैंने और लिटमस पेपर पे टेस्ट करा, और लिटमस पेपर में मैंने क्या फाइंड करा कि लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हुआ। तो अगर लिटमस पेपर का कलर रेड से ब्लू हो जाता है तो उसका मतलब वो क्या है, वो एसिड है कि बेस है। तो अगर वो रेड से ब्लू हो रहा है उसका मतलब वो क्या है, वो बेस है। तो उसका मतलब मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, वो बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि मेटल ऑक्साइड्स को अगर अपन ऑक्सीजन से मतलब सिर्फ मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगी, और मेटल ऑक्साइड एसिडिक होती है कि बेसिक होती है, तो हर बार याद रखना वो बेसिक होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन ने क्या करा, सोडियम लिया। सोडियम एक मेटल है, आप इसको बना के देख सकते हो 11 इसका एटॉमिक नंबर है, और उसकी वैलेंसी आ रही है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये मेटल है। इसको अपन ने O2 से रिएक्ट करवाया और कंपाउंड बना Na2O। ठीक है, Na2O कैसे बना, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2-, तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, तो ये बन गया Na2O। 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 नहीं लिखते। ठीक है, Na2O कैसे बना, ये पूरा आ गया, इसको हटा देता है। ये पूरा बना मेटल ऑक्साइड, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स में मेटल ऑक्साइड। और Na2O को चेक करा जब मैंने लिटमस पेपर पे, तो क्या हुआ,
लिटमस पेपर रेड टू ब्लू हो गया, और ब्लू हो गया इसका मतलब ये क्या है, ये बेसिक है। तो यहाँ से अपन को पता चला कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है, तो ये अपन को पता चल गया। अब आता है अपन नॉन मेटल के ऑक्साइड पे। नॉन मेटल कोई भी ले लो, मैंने ले लिया कार्बन। ठीक है, कार्बन एक नॉन मेटल है ना, कार्बन। इसको मैंने बर्न करा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा तो मुझे मिला CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं क्या ले रहा हूँ, मैं एक ले रहा हूँ नॉन मेटल, इसको मैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा रहा हूँ, तो क्या बना, नॉन मेटल ऑक्साइड। और इसको जब मैंने लिटमस पेपर पे चेक करा तो मुझे क्या पता चला, लिटमस पेपर कलर में चेंज हुआ ब्लू टू रेड। फाइनल कलर मिला जो मुझे मिला वो मिला रेड। और रेड लिटमस पेपर कब होता है, जब वो जो भी चीज होगी वो क्या होगी, एसिडिक। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स होती है वो एसिडिक की नेचर होती है। मतलब अपन के आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका पीएच क्या होगा, उसका पीएच कितना होगा, तो अपन ने पढ़ा है कि पीएच 7 से नीचे जो होता है वो एसिडिक होता है, तो बिलो 7 होगा उसका पीएच। ठीक है, पर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी निकले कि कुछ नॉन मेटल की ऑक्साइड जो थी वो न्यूट्रल भी निकली। ठीक है, पर CO2 जो थी वो एसिडिक थी। तो अपन जो न्यूट्रल वाली डिस्कस करेंगे वो कल करेंगे कि कौन कौन सी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स न्यूट्रल निकली थी, और थोड़ा बहुत वापस इनको वापस से देखेंगे कि क्या क्या बने, कैसे कैसे रिएक्ट करवा, और सारे मेटल्स रिएक्ट करते भी हैं कि नहीं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बहुत है। होप करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बताइए क्या अच्छा नहीं लगा, उसको हम मेहनत करेंगे, वापस करेक्ट करेंगे और अच्छी से वापस से करेक्ट करके सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।